हम बात कर रहे थे लिटरेचर रिव्यू पे, तो हमने कहा कि ऑथर रिसर्चर ने कैसे पहले अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करना शुरू किया, उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी से बात शुरू की कि कैसे आया कॉन्सेप्ट। फिर मज़ीद उसने एक्सप्लेन किया कि जी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात शुरू कर दी, और उसके फिर मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल्स के साथ देखिए एंटरप्रेन्योरल लीडर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बिहेवियरल फॉर्म्स ऑफ लीडरशिप। इसका जो बाकी लीडरशिप्स के साथ स्टाइल्स जो हैं उनसे क्या फ़र्क है, तो ये उसने फिर आगे देखिए सब रेफरेंसेस के साथ बात हो रही है। कोशिश आपने यही करनी है कि रेफरेंस के बगैर आपने कोई बात नहीं करनी। फिर ये इसने मज़ीद एक एंगल डिस्कस किया कि इफ बिज़नेस इज़ फेसिंग टर्बुलेंस, तो फिर वहाँ पर एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप स्टाइल कैसे फिट आ सकता है, कैसे काम कर सकता है, वो सारा उसके बारे में बताई जा रहा है और साथ-साथ में रेफरेंस भी दे रहा है ऑथर, ठीक है? इट इज़ एपरेंट दैट एंटरप्रेन्योरियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल्स आर डिफरेंट। अब ये उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी दे रहा है, दूसरे जो क्लोज़ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं इसके, एंटरप्रेन्योरियल और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। फिर इसी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का एक कह लें सब डायमेंशन है इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, तो वो उसके ऊपर भी बहस कर रहा है कि उसमें और इसमें, यानी कि वो कहता है इसमें होती है और इसमें नहीं हो रही। तो अब ये रीडर को पता चल रहा है कि यार बंदे को एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप के बारे में पता है, ये किस किस के साथ कंपेयर भी कर रहा है, कंट्रास्ट भी कर रहा है, और वो जो ऑथर है वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर ये उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहा है कि लीडर्स विद एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक में लैक इंस्पिरेशन और कैरिज्मा। वो जो एंटरप्रेन्योरियल लीडर्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ मिसिंग होती है। तो अब रीडर को, यानी जो रिव्यूअर होगा, ही और शी माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट द रिसर्चर इज हैविंग गुड ग्रिप ऑन इट, एंड वो लॉजिकल फ्लो उसका बिल्ड करते हुए चीज़ें बता रहा है। एंड देयर हियर कम्स दैट पॉइंट जिसकी मैंने बात की थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप इज फाउंडेड इन फलां फलां फलां, आगे सारी उसने दी हुई है कि जी ये चीज़ तो इस तरह होती है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप में ये होती है, यानी एलिमेंट ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी उसने दे दी है, ठीक है? तो ये पहला वेरिएबल उसने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। फिर दूसरा वेरिएबल जो था नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस की, जो हम बात की एज ए मीडिएटर जो लिया था। फिर इसने बताया कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशनली इसकी क्या डेफिनेशन है, वो बता दी। इसके कितने प्रोसेस में कितने वो हैं कंपोनेंट कितने हैं। तो नॉलेज मैनेजमेंट हैज़ 4 मेन प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ये, तो उनको भी एक्सप्लेन कर दिया। द फर्स्ट वन इज़ knowledge acquisition, the second one is KST, and third one वगैरह वगैरह, ठीक है? This is how he explained the, or the researchers explained the second. Same is the case with the third concept. अब third concept को explain कर दिया। अब जो रिव्यूअर है उसको पता चल गया कि अच्छा ये 3 वेरिएबल्स हैं, ये इनके कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये इनके रिलेशन वो इनके बाकी जो क्लोज रिलेटेड जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनका और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और एक पूरे उसके साथ। अब आगे बात इसने शुरू कर दी एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप एंड प्रोजेक्ट सक्सेस। वेरिएबल समझ आ गए। अब पहले यानी अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर, और फिर जो भी उसका रिलेशनशिप है उसने बात शुरू की, क्योंकि यहाँ से इन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो उसने यहीं से बात शुरू कर ली। एंड देखें रेफरेंसेस दे रहा है, एंड देन हियर कम्स, उसने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया। द रिलेशनशिप बिटवीन ईएल एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप एंड प्रोजेक्ट सक्सेस इज नॉट क्लियर एंड हैज नॉट टू बी एड्रेस्ड येट। कहता है ये एस्टैब्लिश्ड अभी तक ठीक से रिलेशनशिप ही किसी ने नहीं किया है। हाउएवर लिटरेचर शोज, और वो ये बता रहा है साथ में अपने एलिमेंट के सपोर्ट में भी, तो हम वो पहले बंदे हैं जो इन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये उसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी नजर आ रहा है कि जी ये इस पेपर का या इस थीसिस का ये कंट्रीब्यूशन है कि इन दो वेरिएबल्स के ऊपर उसने सारी पीछे बता दी डिटेल्स कि जी ये काम हुए हैं, इन्होंने 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 ये काम किए, लेकिन ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ। सो हम उसको, तो फिर आप कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं? तो उसने आगे फिर ये इस बंदे का रेफरेंस देके बात की कि गो के इन दोनों का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन लिटरेचर से हमें क्या पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन विद अ हायर लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स टेंड टू परफॉर्म बेटर। हाँ, ये हमें लिटरेचर से पता लग रहा है कि जिनमें एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक जिन ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं तो वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। तो इसकी बेस पे हमने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और वगैरह वगैरह, आगे फिर उन्होंने मजीद रेफरेंसेस दे दिए, ठीक है? फिर
अपनी स्टडी के ऊपर डिटेल बता रहे हैं। इन स्टडी विद लीडर्स एंड एम्प्लॉयज, ये सारा उन्होंने दे के सारी बात को कंक्लूड कर रहे हैं। दस कंसिडरिंग द कंटेक्स्ट जस्ट प्रेजेंटेड, द फॉलोइंग हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस। तो ये है वो स्ट्रक्चर जो कि आपने बिल्ड करना होता है लिटरेचर के अंदर। वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया और फिर जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करते चले गए आप, ठीक है। और उसी को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि एट द एंड आपका वो हाइपोथेसिस बिल्ड हो गया, ठीक हो गया जी। सो ये आपने इस तरह करना। इसी तरह फिर दूसरा मीडिएटिंग रोल, और मीडिएटिंग रोल था नॉलेज मैनेजमेंट का, वो एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी आपके वेरिएबल हैं उनके जो जो रिलेशनशिप है वो आप इस तरह से एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने थ्योरी भी डिस्कस कर दी, KBV, रिसोर्स नॉलेज बेस्ड व्यू। ये थ्योरी है जो उन्होंने बताया कि उसका क्या रिलेशन है उनकी स्टडी के अंदर। तो ये आपने इस तरह से इसको बिल्ड करना है और इससे फिर आप अपने हाइपोथेसिस को लेकर आते हैं। देखें, आफ्टर डिटरमिनिंग द वेरिएबल्स, फिर क्या हो गया, आपने हाइपोथेसिस बनाया। जैसे कि मैंने अब आपको स्टडी में दिखाया, तो हाइपोथेसिस ऐसी हम खुद से नहीं लिख देते कि दिस इज देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस। उसके पीछे पूरा लिटरेचर सपोर्ट आता है और शुरू से एंड तक एक कहानी की सूरत में बात पता लग रही होती है कि फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हो गया, उसके रिटेलिएशन में फिर ये चीज हुई, और फिर ये करते 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 बात यहाँ पे पहुंची। लिहाजा हम ये कहते हैं ये हो तो ऐसे होता है। सो दिस इज हाउ यू जनरेट hypothesis.